हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 7 तक करा दिए हैं। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ क्लासेस को देख सकते हैं। अब मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। मैंने सी टेट 2026 की प्लेलिस्ट बना दी है ईवीएस की। अगर अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें सभी क्लासेस सीक्वेंस वाइज पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि इसमें 2019 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। इसमें मैं आपको 2019 से क्या 2016 से ही करा रही हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन क्या हुए, रिपीट हुए हैं। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यह क्लास हमारी 30 नंबर वाली क्लास है। आपके एग्ज़ाम में, आपके सीटेट एग्ज़ाम में 30 मार्क्स की ईवीएस आती है। कितने मार्क्स की आती है? 30 मार्क्स की आती है। और इसके माध्यम से आपके 30 नंबर क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। अब हम क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, यह बाल केंद्रित होता है। ऑप्शन बी है, यह किताबी है। ऑप्शन सी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल होते हैं। ऑप्शन डी क्या है? यह पुनर्प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बाल केंद्रित होता है। क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र होती है वह वह बाल केंद्रित होती है, क्योंकि जिससे बच्चा क्या करे, अपने हिसाब से जैसा वो चाहता है, जिस प्रकार से पाठ्यक्रम को वो समझ सकता है उस प्रकार से उसको वह समझ सके, ना कि वह शिक्षक केंद्रीय या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों के लिए रचनात्मक पहल करने के लिए। ऑप्शन बी है, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए। ऑप्शन सी है, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए। ऑप्शन डी क्या है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्या है चुनौतीपूर्ण? सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के रचनात्मक और पहल करने के शिक्षकों के लिए यह चुनौतीपूर्ण होता है। क्या चुनौतीपूर्ण होता है? तो बच्चों की रचनात्मक और पहल करने के लिए ये क्या होता है? चुनौतीपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा को प्रदान कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए है संदर्भ पुस्तकें। ऑप्शन बी है कहानियां और आख्यान। ऑप्शन सी है पाठ्यपुस्तक परीक्षा। और ऑप्शन डी क्या है? विवरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहानियां और आख्यान। क्या है? कहानियां और आख्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? निम्नलिखित में से
कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल की क्लास में मैंने आपको पर्यावरण की थीम्स बताई थी जो एनसीएफ 2005 के अनुसार थी। किसके अनुसार थी? एनसीएफ 2005 के अनुसार मैंने आपको इसकी थीम बताई थी। इनकी थीम की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। ऑप्शन एक है परिवार और दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? परिवार और दोस्त। ऑप्शन बी है परिवहन और साधन। ऑप्शन सी है जल संरक्षण। और ऑप्शन डी क्या है? हमारा स्वभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार और दोस्त। क्या होगा? परिवार और दोस्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है ईबीएस सीखने में क्रियाकलाप को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि ईवीएस को सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए क्या आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसमें हमें कूट के थ्रू बताना है कि कौन कौन से आंसर इसमें करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है साइक्लोमोटर कौशल विकसित करके। ऑप्शन बी है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करके, यानी कि इसमें क्या करना होता है? जोड़ तोड़ यानी कि पहले कोई भी कार्य दे दिया जाएगा तो उसको क्या किया? टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? उसको एनालाइज करके, उसको विश्लेषण करने के बाद क्या किया जाएगा? उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जोड़ तोड़ कौशल को विकसित करके। ऑप्शन सी है करके सीखने के लिए। ऑप्शन डी है याद रखने की क्षमता को विकसित करने के लिए। तो सीटेट में जो टैग वर्ड होते हैं, तो एक टैग वर्ड तो यही आ गया कि याद करके रखने की क्षमता को विकसित करने की। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जहाँ जहाँ डी है उसको काट दें। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो सकता है? ए और ऑप्शन 1 और 3 में से सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? ईबीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो क्या आयोजित किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, साइक्लोमोटर कौशल को विकसित करके। बच्चे की साइक्लोमोटर जो ऑप्शन ए है साइक्लोमोटर कौशल को विकसित करके, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है जोड़ तोड़ कौशल, यानी कि बच्चा कोई क्या करेगा? कोई भी चीज़ है उसको तोड़ तोड़ के देखेगा, जब उसका विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा, तब उससे ज़्यादा सीख पाएगा। ऑप्शन सी है करके सीखने पर। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे और ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। तो किसके माध्यम से बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन बी है गतिविधियों के बाद चर्चा को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है शिक्षक बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां को संचालित की जाती हैं। ऑप्शन डी क्या है? बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए कि बच्चों को ईबीएस की सार्थक सीख देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला है गतिविधियों को आयोजित करके, तो ऑप्शन ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या? गतिविधियों पर चर्चा करके, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार, मतलब उसके अनुसार गतिविधियों को संचालित करके। और ऑप्शन डी क्या है? बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्य, यानी कि ग्रुप लर्निंग जब करते हैं बच्चे तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे? सबसे ज़्यादा सीखते हैं ग्रुप लर्निंग के माध्यम से, अपने सामाजिकता के बारे में जानते हैं और क्या करते हैं? अधिक से अधिक सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी और डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे विषय के मुद्दों बच्चों के सार्थक हो सकते हैं यदि। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं, किस प्रकार से बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए है बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट देकर। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 क्या है, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन डी क्या है, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा कि पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं। तो किस प्रकार से यह बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं, सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। यानी कि बच्चों को क्षेत्र का भ्रमण कराकर पौधों के बारे में बताकर, जब बच्चे खुद से सीखेंगे कि पेड़ मतलब पेड़ों को जब बच्चे खुद से सीखेंगे, उनको गार्डन में ले जाया जाएगा, उनको दिखाए जाएंगे विभिन्न प्रकार के पौधे, उनमें फिर वो डिफरेंस कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि पौधे किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से उनकी ग्रोथ होती है। तो इस सब के बारे में वो इसका भ्रमण कर सकेंगे, खुद से सीख सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त, किसके, पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी हो सकता है। पाठ्यपुस्तकों के अलावा कौन ईवीएस सिखाने के लिए क्या हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है ट्विटर, ऑप्शन डी क्या है समुदाय के सदस्य। तो उसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी सर्वेक्षण, ट्विटर तो होगा ही नहीं, ट्विटर क्या है एक सोशल साइट है, और ऑप्शन डी क्या है समुदाय के सदस्य। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से भी बच्चा क्या कर सकता है, अधिक रूप से सीख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी डी। क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो किस प्रकार से सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण के माध्यम से, ऑप्शन सी क्या है क्षेत्र भ्रमण करके, ऑप्शन डी क्या है यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाएं। तो भोजन थीम से संबंधित सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, किस प्रकार से सीखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइए आप सब लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे को समुदाय के सदस्यों के माध्यम से सिखा सकते हैं, सर्वेक्षण यानी कि बच्चे को सर्वेक्षण यानी कि सर्वे करके बता सकते हैं, और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से सिखा सकते हैं, ना कि नारे लगवाकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्य यानी कि ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण इसका क्या हो सकता है, जब बच्चे ग्रुप लर्निंग करते हैं उसका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, बेसहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी है बे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों के लिए सहयोग को बढ़ावा देते हैं, और ऑप्शन डी क्या है, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ईवीएस सिखाने के लिए जब बच्चों के साथ ग्रुप लर्निंग कराते हैं
तो इसका एक अच्छा उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, वह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो ग्रुप के साथ, बच्चों के साथ मिलकर सहपाठी अधिगम को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी है, वे बच्चों के सामाजिक संपर्क, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो उनका सामाजिक संपर्क में भी क्या होता है, सुधार होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे तो एक दूसरे के बीच उनका कनेक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। ऑप्शन डी क्या है, वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, आकलन में स्व आकलन है। आकलन में स्व आकलन है, ये सभी क्वेश्चन जो है वो रिपीट है। इससे पहले मैं इन क्वेश्चंस को करा चुकी हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2016 से कराए हैं, प्रीवियस ईयर मैंने 2016 से आपको करा रही हूँ, और 2024 तक मुझे आपको कराने, क्योंकि 25 में सीटेट हुआ नहीं था, तो 24 तक ही हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये 2022 के हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो इनमें क्या हुआ, ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ये स्व आकलन वाला क्वेश्चन है, वो मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं इनको रिपीट लेके आ रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि एक बार क्वेश्चन दे दिया तो उसको रिपीट ना करें, नहीं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको पता चले कि 2016 से 2024 तक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, आकलन में स्व आकलन है। आकलन में स्व आकलन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। इसका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, आकलन। ऑप्शन बी है सीखने का आकलन। ऑप्शन सी क्या है, सीखने के रूप में आकलन। और ऑप्शन डी क्या है, सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकलन में स्व आकलन क्या कहलाता है? आकलन में स्व आकलन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीखने के रूप में आकलन। क्या हो जाएगा? स्व आकलन क्या होता है? सीखने के रूप में आकलन, यानी कि बच्चा स्वयं से सीखे। स्व आकलन क्या होता है? खुद से सीखे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक के ही द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक अधिगम रणनीति की समीक्षा और संशोधन के लिए। ऑप्शन बी है, बच्चों के सीखने की प्रगति यानी कि रिपोर्ट को विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी क्या है, बच्चों के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने में। ऑप्शन डी क्या है, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है कि शिक्षक अधिगम रणनीति की समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए। जब मतलब क्या होता है, जब कोई टीचर क्या करता है, अपनी जानकारी को डायरी में दर्ज करता है, तो फिर वो देखता है कि हमें कहाँ कहाँ पे करेक्शन करना है, कहाँ कहाँ पर उसकी समीक्षा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे देश के किस एक भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल को उगाते हैं, इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइए क्या हो सकता है? कि हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल को उगाते हैं और इसको बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर तैयार करके खाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने आपको ये क्वेश्चन कल भी कराया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला को चुनती है और उसमें अंडे देती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि पक्षियों का उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें क्या करते हैं, नर पक्षी जो होते हैं वो सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी क्या करती है, उन घोंसलों में से किसी एक घोंसले को चुनती है और उसमें क्या करती है, अंडों को देती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है कलचिड़ी, ऑप्शन बी है शकरखोरा, ऑप्शन सी क्या है दर्जन चिड़िया और ऑप्शन डी क्या है बया यानी कि बीवर, इसको कहते हैं बीवर।
ठीक है, हीवर नहीं कहते हैं, बीवर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बया। बया जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं वीवर। क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं वीवर। ठीक है, क्या कहते हैं? बीवर कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं और इसका घोंसला भी देख लेते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी बया है और ये कुछ इस प्रकार से अपने घोंसले का निर्माण करती है। इसमें क्या करती है? नीचे से ऊपर के लिए जाती है। क्या करती है? नीचे से ऊपर के लिए जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बया का घोंसला हो गया और ये हमारी चित्र में बया हो गई। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं कि जो बया होती है, बया एक पक्षियों की प्रजाति है। क्या है? बया इस पक्षी की एक ऐसी विशेषता है कि यह क्या करती है? यह अपने घोंसले को सिर्फ एक बार प्रयोग करती है। घोंसले का एक बार ही प्रयोग करती है, एक बार ही प्रयोग करती है। ठीक है, ओनली एक बार प्रयोग करती है, उसमें अंडे देती है, उसके बाद क्या करती है? एक नया घोंसला फिर से बनाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किस रोग से पीड़ित है? जब डॉक्टर ने, ठीक है, यह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है, इससे डॉक्टर ने दवाइयों के साथ साथ हरी पत्तियों, आंवला और गुड़ खाने के सुझाव दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को भी हमने कल बहुत बार किया है कि लौह तत्व कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया है कि लौह तत्व कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या लौह तत्व में कौन कौन से सब्जियां आती हैं। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। जो व्यक्ति है वो एनीमिया रोग से पीड़ित है और उसे डॉक्टर ने हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने के लिए कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने कल किया था कि ब्रॉन्ज जिसे हम कांसा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कांसा कहते हैं, यह किन किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है? ब्रॉन्ज में किस किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रॉन्ज में कॉपर यानी कि तांबा और टिन यानी कि कॉपर और टिन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कॉपर की परसेंटेज होती है 88%, इसमें 88% कॉपर होता है और इसमें 12% टिन का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम क्या बना सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तांबा और टिन। क्या हो जाएगा? तांबा और टिन। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर का कितना परसेंट? तो कॉपर का 88% और टिन यानी कि स्टेनस कहते हैं, इसको एसएन से व्यक्त करते हैं, तो ये 12% लिया जाता है। इससे क्या किया जाता है? ये मिश्र धातु बनाई जाती है और इसका प्रयोग किसके निर्माण के लिए करते हैं? तो कांसे की धातु का प्रयोग इसका प्रयोग हम सिक्के बनाने में, ठीक है, घंटी बनाने में, सिक्के बनाने में, घंटी बनाने में और बर्तन को बनाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस में करते हैं? सिक्के बनाने में, घंटी बनाने में और बर्तन को बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्मीना क्या है? एक शॉल होती है जो किस प्रकार से बनाई जाती है, ये ऑप्शन इसमें दिए हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? इसका सही आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ए है, ये एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है कोमल पश्मीना। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों के एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे
पहाड़ों पर रहती है। ऑप्शन सी है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। ऑप्शन डी क्या है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा क्या किया जाता है, बुनाई की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पश्मीना सॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा बी भी हो जाएगा। ठीक है, ये 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ियों पर रहती हैं। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर बाल उगाते हैं। ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन दिया नहीं, यहाँ पर हम ए को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ए को जोड़ लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ए को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ए बी सी इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों सही। क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि पश्मीना शॉल दिखती कैसी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये पहाड़ों पर स्थित हमारी बकरियां हो गई जिनसे क्या करते हैं, पश्मीना। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि एक पश्मीना, आगे हमने पढ़ा था कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है, और क्या देखा था कि कोमल पश्मीना जो होती है पहाड़ियों में 5000 कहाँ पाई जाती हैं, 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर पाई जाती हैं। क्या होती हैं? 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर पाई जाती हैं। और क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अत्यधिक सर्दी में ये क्या करती हैं, इनके जो बकरियों के शरीर पर बाल उगाते हैं और इनको क्या कर सकते हैं, काट लिया जाता है। इनका निर्माण किया जाता है, इनका निर्माण मशीनों के द्वारा नहीं किया जाता। इनका निर्माण, ठीक है, यहाँ पर नहीं, हम इसमें नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसकी जानकारी को थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए हम नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कि इनकी बुनाई मशीनों के द्वारा नहीं की जाती। मशीनों के द्वारा बुनाई नहीं की जाती। ठीक है, नहीं की जाती, इसकी बुनाई नहीं की जाती। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये किस प्रकार से बनाई जाती हैं, तो इनको हम हाथों से बनाते हैं। इनका निर्माण हाथों से किया जाता है। और एक पश्मीना शॉल बनाने में कितने दिन लगते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितना समय लगता है। तो एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। कितने? एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। और इसका निर्माण हाथों से किया जाता है, ना कि मशीनों से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति जो है वो बनाती है, तो यह इसका निर्माण ठीक है, पश्मीना शॉल के बारे में एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि इसका निर्माण कौन सी जनजाति करती है, तो लद्दाख में इसकी जनजाति रहती है। लद्दाख में इसकी एक जनजाति रहती है जिसे कहते हैं चांगपा जनजाति। कौन सी? चांगपा जनजाति। कौन सी? चांगपा जनजाति जो होती है, चांगपा जनजाति इसका निर्माण करती है। किसका? पश्मीना शॉल का निर्माण कौन करता है, तो लद्दाख की चांगपा जनजाति करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन भी हमने कल कराया था। कल का क्वेश्चन था कि गुजरात के उसमें, आज के इस क्वेश्चन में दिया है कि किस वर्ष, इसमें क्या पूछा है, इसमें सन पूछी है, और कल के क्वेश्चन में उसमें राज्य पूछा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसमें हमें सन बतानी है कि कौन सी सन में ये आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
2001 में ये भूकंप आया था। ये गुजरात के भुज में आया था और इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो इसकी डेट थी 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था, गुजरात के भुज में भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि हमारे देश की राजधानी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की क्रमशः स्थिति बतानी है। तो हमारे देश की राजधानी कौन सी है, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। हमें दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति को बताना है। ऑप्शन देखने से पहले हम इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है और ये 2022 के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन 2 आए हैं मैप से क्वेश्चन। इसमें 2022 के प्रैक्टिस सेट में 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर में 2 क्वेश्चन मैप के पूछे गए हैं। तो आप मैप को तो बहुत अच्छे से पढ़ लें जिससे आप अपना 1 या 2 नंबर पक्का कर सके। तो आप मैप को बहुत अच्छे से देख लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। आपको प्रैक्टिस सेट में आपको अपने पेपर में कम से कम 1 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, मैप के थ्रू समझते हैं कि हमारे देश की राजधानी कौन सी है। हम कौन से देश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं और हमारे देश की राजधानी दिल्ली कुछ यहाँ पर है। ठीक है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली कहाँ पर है, इस स्थान पर है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली या फिर दिल्ली के सापेक्ष हमें किसकी स्थिति बतानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, और क्या बताना है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। हमें इन दोनों की स्थिति को बताना है कि किस डायरेक्शन में ये होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन होती है यहाँ पर हमारा राइट साइड में ईस्ट होता है, यहाँ होता है वेस्ट यानी कि पूरब पश्चिम, यहाँ नॉर्थ और यहाँ होता है साउथ यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इस प्रकार से होती है। हमें बताना है कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थिति को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं दिल्ली से डायरेक्शन को। ये हमारे दिल्ली हो गई और ये हमारी स्थिति हो गई हिमाचल प्रदेश और भोपाल की। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एमपी, यहाँ पर क्या हो गया एमपी भोपाल। ठीक है, और यहाँ पर हो गया हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने अभी डायरेक्शन में आपको बताया कि राइट हैंड पे क्या होता है, राइट हैंड पे क्या होता है, पूरब होता है, इधर होता है पश्चिम यानी कि ये पूरब हो गया, यहाँ पश्चिम हो गया, और ये ऊपर हो गया उत्तर और नीचे क्या हो गया दक्षिण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा कि दिल्ली के सापेक्ष एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश कहाँ है, उत्तर में। हिमाचल प्रदेश कहाँ है, उत्तर में। और मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, तो मध्य प्रदेश है दक्षिण में। मध्य प्रदेश कहाँ होगा, दक्षिण। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं और अच्छे से आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हमारी नई दिल्ली हो गई, यहाँ हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर क्या हो गया, भोपाल हो गया। ठीक है, इसमें हमें स्थिति बतानी थी कि कौन से डायरेक्शन में, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में नई दिल्ली के सापेक्ष पश्चिम बंगाल कहाँ स्थित है और नई दिल्ली के सापेक्ष भोपाल कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको इस प्रकार से बताया। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई है। यहाँ पर हमारी ये क्या हो गई है, डायरेक्शन हो गई है। तो ये हमारा ऊपर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा पूर्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा पूर्व, यहाँ हो जाएगा पश्चिम, ऊपर हो जाएगा उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि क्या है, ये कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन है। तो नई दिल्ली के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में क्या है, मध्य प्रदेश स्थित है। तो हम अब क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, हमारी राजधानी दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की क्रमशः स्थिति को हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल कहाँ पे है, उत्तर में है। दिल्ली के सापेक्ष
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल कहाँ है? हिमाचल उत्तर में है और मध्य प्रदेश दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और उसके पश्चात गांधीनगर जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? इसमें हमें क्वेश्चन में बताना है कि कोई व्यक्ति है जो हिमाचल प्रदेश में रहता है, उसे सबसे पहले जाना है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश, वहाँ भ्रमण करना है, उसके बाद उसे गांधीनगर जाना है। तो इनमें हमें क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है कि वह किस प्रकार से किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम मैप के थ्रू समझते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम मैप के थ्रू समझते हैं। व्यक्ति कहाँ स्थित में हमें क्या बताना है कि व्यक्ति स्थित कहाँ है? व्यक्ति है हिमाचल प्रदेश में और हमें बतानी है पहले वो कहाँ जाएगा? भोपाल जाएगा। पहले वह भोपाल जाएगा, उसके बाद जाएगा गांधीनगर गुजरात में। कहाँ जाएगा? उसके बाद जाएगा गांधीनगर गुजरात में। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया व्यक्ति किस डायरेक्शन में किस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण में पहले कहाँ जाएगा? पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शन, यहाँ पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, यहाँ उत्तर है और यहाँ हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर भी बना लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन हो जाएंगी। पहले वो कहाँ जाएगा? एमपी जाएगा, यानी कि एमपी जाने पर वो कहाँ जाएगा? ठीक है, पहले वह कहाँ जाएगा? एमपी जाएगा। पहले एमपी जाएगा हिमाचल से, तो कहाँ जाएगा? दक्षिण में जाएगा। पहले कहाँ जाएगा? एमपी जाएगा तो दक्षिण में जाएगा। उसके बाद वो अब यहाँ पहुँच गया, एमपी में पहुँच गया, यानी कि दक्षिण में पहुँच गया। उसके बाद बह जाएगा गुजरात में। कहाँ जाएगा? गुजरात में, तो कहाँ जाएगा? पश्चिम के लिए। इस डायरेक्शन में मैंने आपको क्या बताया? लेफ्ट हैंड पे क्या है? पश्चिम है। ठीक है, तो उसके बाद गुजरात जाएगा, तो गुजरात कहाँ जाएगा? पश्चिम में जाएगा। कहाँ जाएगा? गुजरात जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो पश्चिम में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जब हिमाचल यानी कि एचपी जाएगा, उसके बाद वह कहाँ जाएगा? दक्षिण में जाएगा। दक्षिण में कहाँ जाएगा? एमपी। दक्षिण में कहाँ जाएगा? एमपी। और उसके बाद वह पश्चिम में जाएगा। कहाँ जाएगा? पश्चिम में। पश्चिम में कहाँ जाएगा? गुजरात में। पश्चिम में कहाँ जाएगा? गुजरात में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन का हम देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में था, ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाएगा यानी कि दक्षिण में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? तो ये ऑप्शन गलत हो जाए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दक्षिण यहाँ दिया, दक्षिण यहाँ दिया है। ठीक है, पहले कहाँ जाएगा? दक्षिण जाएगा। ठीक है, दक्षिण जाकर क्या करेगा? भोपाल जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। उसके बाद कहाँ जाएगा? पश्चिम में। तो पूरब होगा नहीं, पश्चिम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति भोपाल जाने के लिए पहले दक्षिण जाएगा, उसके बाद वह गांधीनगर गुजरात जाने के लिए पश्चिम में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे देश के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी कि अरब सागर से लगती है? हमारे देश के किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की यानी कि यूटी की यूनियन टेरिटरी की समुद्र तट से सीमा यानी कि अरब सागर से लगती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर बताइए। तो इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं, इसको भी हम मैप के थ्रू समझते हैं। ये डायरेक्शन जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा अरब सागर है। क्या है? यहाँ पर भारत के नक्शे में लेफ्ट हैंड पे क्या है? अरब सागर, और राइट हैंड पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? राइट हैंड पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के देश है और यहाँ पर क्या है? अरब सागर की जो समुद्र तट से स्थित है वो देश है। ठीक है, वो देश नहीं, वो राज्य है। ठीक है, क्या है? वो राज्य स्थित है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अरब सागर में एक यूनियन टेरिटरी है, उसका नाम क्या है? ठीक है, अरब सागर में यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? यूनियन टेरिटरी कौन सी है और राज्य कौन कौन से है? तो ये हमारा हो गया अरब सागर।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है। तो किसकी, या फिर राज्य की, या फिर राज्य की, या फिर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी की लगती है। तो हमें इसमें हम मैप के थ्रू समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम मैप के थ्रू समझते हैं कि कौन से राज्य या फिर यूटी की यहाँ पर अरब सागर से सीमा लगती है। तो ये हमारा हो गया अरब सागर। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर मुंबई है, पणजी यानी कि गोवा है, कर्नाटक है और क्या है, केरल है। तो कौन सा राज्य की सीमा लग रही है, हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगती है। तो अरब सागर से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, अरब सागर से लगती है मुंबई, कर्नाटक, गोवा और केरल। अरब सागर से किस किस की सीमा लगती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अरब सागर से सीमा किस किस की लगती है, अरब सागर से सीमा लगती है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक, और क्या है, केरल और कर्नाटक। इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर के समुद्र तट से लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन महाराष्ट्र भी नहीं दिया है, गोवा भी नहीं दिया है, केरल भी नहीं दिया है, क्या दिया है, कर्नाटक दिया है, ठीक है। इसका सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव नृत्य कहा जाता है, ये कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको 2-3 बार करा दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं, ये कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। चिराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, तो मिजोरम के लोग करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यदि आप भारत के मानचित्र पर की एक सरल रेखा AB, भारत के मानचित्र पर एक सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु पर है से पुदुचेरी तक खींचे तो बिंदु के सापेक्ष दिशा क्या होगी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कोलकाता, हमें बताना है कि कोलकाता से, कहाँ से, कोलकाता से पुदुचेरी की स्थिति बतानी है। ये बिंदु ए हो जाएगा और ये बिंदु बी हो जाएगा। यहाँ से हम कोई सरल रेखा को खींचते हैं तो इसमें कौन से डायरेक्शन में हमें कोलकाता से पुदुचेरी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से मैप के थ्रू समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम मैप के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्या है, भारत का मैप है और क्वेश्चन में दिया गया था, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि कोलकाता से, कोलकाता कहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल है। क्वेश्चन में दिया गया था कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल से पुदुचेरी की स्थिति, तो कौन से डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस को खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोलकाता पे डायरेक्शन को खींच लेते हैं। ये हो जाएगा ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यही है कि इसके राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट पे पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण है। तो हमें बताना है पुदुचेरी की स्थिति, ठीक है, हमें बतानी है पुदुचेरी की स्थिति। ये हमारा पुदुचेरी का ही एरिया है, ये है, ठीक है। हमें बताना है पुदुचेरी की स्थिति, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पुदुचेरी की स्थिति। ये हमारा पुदुचेरी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पुदुचेरी है। यहाँ से अगर लाइन खींची जाए, यहाँ से एक लाइन खींचिए, ये बिंदु ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या बिंदु बी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कोई लाइन खींची जाए तब पुदुचेरी से तब पश्चिम बंगाल से पुदुचेरी कौन से डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो हमने इस प्रकार से लाइन खींच दी, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है, दक्षिण। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में आ रहा है हमारा पुदुचेरी। कहाँ आ रहा है, दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या आ रहा है, पुदुचेरी आ रहा है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये रहा हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया था यदि आप भारत के मानचित्र में एक सरल रेखा AB खींचे जो पश्चिम बंगाल से पुदुचेरी तक हो, बिंदु B तक, और उसके बाद हमें बताना है कि बिंदु के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, यानी कि बिंदु A के सापेक्ष बिंदु B की स्थिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा,
मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन में आएगा बी के सापेक्ष ए की स्थिति। क्या होगा? बी के सापेक्ष ए की स्थिति। तो हम फिर से पहुंचते हैं मैप पे अपने। ये हमारा मैप है। यहाँ पर हमने बिंदु ए बताया था पश्चिम बंगाल पे, और बिंदु बी हमने पुदुचेरी पे बताया था। ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्शन खींचते हैं, यहाँ से हम डायरेक्शन खींचते हैं। तो यहाँ से बी से हमें ए की स्थिति बतानी है। तो ये क्या है? पूर्व है, और ऊपर क्या है? उत्तर। तो इसका डायरेक्शन सही क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूरब। क्या होगा? उत्तर पूरब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूरब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मसाले का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। इसमें हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि मसाले का वह समूह जो केरल में उगाया जाता है। तो केरल में क्या उगाते हैं? काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता। ऑप्शन बी है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। ऑप्शन सी है तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। ऑप्शन डी क्या है? जीरा, काली मिर्च और इलायची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताइए। 24 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन से ऑप्शन में तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। तो 24 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको 2-3 बार तो मैं करा चुकी हूँ, और ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन 2022 में फिर से पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर यानी कि भारत्तोलक कौन है? तो कौन होंगे? इसका सही आंसर बताइए। आप लोग सही आंसर बताइए इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। भारत्तोलन से संबंधित है। भारत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में संबंधित है। और ये पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। यानी कि भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस क्लास में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद हम अभी ट्रेन वाले क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, और कौन से? और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन उनको कराएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनको एक ही क्लास में कवर कर लें। पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ट्रेन वाले क्वेश्चन और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट, यह है हमारा सी टेट EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।